हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग सीजी सेट 2017 पेपर 2 का यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें मैं मैथमेटिकल फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। उसमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 5 फॉर मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया है और बोला है कि जो आइगन वैल्यू 5 है, ठीक है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें से इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 3 आइगन वैल्यू आएंगे। उसमें से एक आइगन वैल्यू बोल रहा है 5 है, उसके करस्पॉन्डिंग हमको नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, ठीक है। एग्जाम कौन सा में आया हुआ है, सीजी सेट 2017 पेपर 2 में। सीजी सेट 2017 हुआ था, उसमें टोटल 3 पेपर हुआ था। पेपर 1 में अपना जो जनरल पेपर होता है 50 क्वेश्चन वाला वो हुआ था। पेपर 2 में एक और फिजिक्स से रिलेटेड ही पेपर हुआ था जिसमें 50 क्वेश्चन था। उसके बाद पेपर 3 हुआ था। पेपर 3 में भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन था, बट उसमें 75 क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस टाइम पैटर्न दूसरा था, अब तो पैटर्न चेंज हो गया है। अब पैटर्न कैसे हो गया है, जो यूजीसी लेता है अपना एग्ज़ाम नेट का, सेम वैसे ही सेट का भी एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जनरल पेपर रहता है, पेपर 2 में सब्जेक्ट वाइज पेपर रहता है जिसमें 100 क्वेश्चन रहता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहता है। बट 2017 में जो हुआ था ना, उस टाइम पैटर्न अलग था, तो पेपर 2 और पेपर 3 अलग अलग हुआ था। दोनों फिजिक्स से रिलेटेड ही थे बट अलग अलग था। पेपर 2 में 50 क्वेश्चन था, पेपर 3 में 75 क्वेश्चन था। तो हम लोग जैसे आया था एग्जाम में वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं सेकंड का सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद ये 6-7 क्वेश्चन है इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स का। उसके बाद पेपर 3 में जो मैथमेटिकल फिजिक्स में क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोल रहा है। 5 के रिलेटेड जो आइगन वेक्टर है उसको फाइंड आउट करना है, तो एकदम ईजी है। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग नॉर्मल 11th 12th में भी पढ़े थे मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने वाला, ठीक है। क्या होता है, ax इक्वल टू 0 ऐसे करके निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो क्या करना पड़ेगा, एक जगह में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिख देंगे, x जगह में वेरिएबल लिख देंगे x y z करके, और 0 की जगह में 0 0 0 लिख देंगे। उसके बाद वहाँ से 3 इक्वेशन आएंगे। 3 इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करके आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले चलो इसको बाद में बता दूंगा, उससे पहले जो मैट्रिक्स दिख रहा है ना, इसका आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट हमको तो पता ही है कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, लैम्डा वाला मेथड से, ठीक है। माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा तीनों में करते हैं, उसके जो ऑर्थोगोनल रहता है एलिमेंट उसमें, और उसके बाद लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे आइगन वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रिक वाइज बताता हूँ, ट्रिक से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, जब भी इस टाइप से मैट्रिक्स रहेगा, इस टाइप से मतलब कि मैट्रिक्स का फॉर्म कुछ इस टाइप से रहेगा, A B 0, और इधर रहेगा B A 0, और यहाँ पे रहेगा 0 0 1 या 1 या फिर कुछ भी एलिमेंट, मान लो C मान लो, चलो इसको, ठीक है। C एक अलग वेरिएबल हो जाएगा, 1 2 3 5 4 6 जो भी है। और यहाँ पे क्या है, B और A, मतलब जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी रहना चाहिए, या B में जैसे है वैसे यहाँ पे भी रहना चाहिए। जैसे दिख रहा है 2 और 2 नीचे में है, 3 और 3 नीचे में दिख रहा है, और लास्ट में 1 अलग से है। तो अगर इस टाइप से मैट्रिक्स है तो इसका आइगन वैल्यू आप लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, तो देखो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 ही आइगन वैल्यू होंगे, ठीक है। तो देखो एक आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा सिंगल अलग सा, वो एक आइगन वैल्यू हो जाएगा, मतलब इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, C, ठीक है। दूसरा आइगन वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे जो एलिमेंट है, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, मतलब A प्लस B। और तीसरा आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, A माइनस B। तो ये 3 आइगन वैल्यू आप लोग डायरेक्ट ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन तब जब इस टाइप से फॉर्मेट में रहेगा तब, ठीक है। अलग फॉर्मेट में रहेगा तो ये रूल लागू नहीं होता। ऐसा बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेट होता है, जब भी आते जाएगा मैं अलग अलग ट्रिक वाइज बताते जाऊंगा कि कैसे आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, C A प्लस माइनस B, ठीक है। मतलब जैसे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ABC के फॉर्म में, एग्जाम्पल से उसी को समझ लो। तो उसका आइगन वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है। C वाला ये C है तो ये 1 अलग हो गया। उसके बाद 2 धन 3 और 2 ऋण 3, तो 2 धन 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 ऋण 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो उस
जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका आइगन वैल्यू आप लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो 1 -1 और 5। ठीक है, यकीन नहीं होगा तो आप लोग निकाल के देख सकते हो, वही आएगा। लैम्डा वाले मेथड से करोगे तो भी यही आएगा। उसमें से बोला है कि एक आइगन वैल्यू 5 है, जो कि हम निकाल के भी देख चुके हैं कि 5 आएगा। तो उस जो आइगन वैल्यू 5 है उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है, साथ में नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर करना है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। नॉर्मलाइज्ड बोला है, इसका मतलब कि बाहर में इस टाइप से कुछ कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। आइगन वैल्यू आई होप समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अब आइगन वेक्टर की बात करते हैं। तो Ax = 0, एक जगह में मैं क्या लिख दूंगा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिख दूंगा 2 3 0 3 2 0 0 0 1। और x जगह में क्या लिख दूंगा मैं, वेरिएबल ले लेते हैं x y z। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इधर 0 0 0। ठीक है, इसी टाइप फाइंड आउट करते हैं। अपना आइगन वेक्टर निकाले हुए हैं हम लोग 11th क्लास में, 11th या 12th है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में था ना। मतलब मैं बेसिक को बता रहा हूँ, बाकी बीएससी में तो पढ़ोगे, बीएससी में मैथमेटिक्स में भी है, फिजिक्स में भी है, और एमएससी में तो फिर है ही मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो वहाँ पे भी तो किए ही होगे। अब इसको नॉर्मल हमको जो 3 समीकरण आएगा उसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, पहला देखो 2x + 3y + z 0 हो जाएगा, तो लिखने का मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड को लोगे तो क्या हो जाएगा 3x + 2y। अच्छा रुक जाओ, उससे पहले एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। क्या हम लोग 5 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ेगा 5 को, यहाँ पे -5 -5 ठीक है, ये बताना भूल गया था मैं। तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। मैट्रिक्स क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 मतलब जिस आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, मान लो 1 के रिस्पेक्ट में निकालते रहते हैं आइगन वेक्टर, तो फिर 1 माइनस करते हैं। अब 5 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बताना भूल गया था। तो यहाँ पे देख लो -3 हो जाएगा 3 0, और उसके बाद 3, ये हो जाएगा -2, और ये -3 हो जाएगा ना ये, और वहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा -4। अब सही है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, x y z, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0। अब कर सकते हैं सॉल्व। देखो क्या हो गया, -3x + 3y = 0। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं 3 और 3 दोनों में है, उधर भेज दूंगा 0 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, -x + y = 0। इससे क्या साबित हो रहा है कि x = y है। ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को निकालोगे तो भी वही इक्वेशन आएगा, तो कोई मतलब नहीं निकालने का। लास्ट वाला देख लो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4z = हो जाएगा 0, देन z = क्या हो जाएगा 0। मतलब इतना पता चल गया कि z का वैल्यू क्या होगा आइगन वेक्टर में, यहाँ पे 0 आएगा। तो ऑप्शन में एक बार चेक कर लो कहाँ कहाँ पे 0 दिख रहा है। z का वैल्यू ये x y z हो गया, x y z x y z x y z। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इस ये वाला ऑप्शन में और ये वाला ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में z = 0 दिख रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से ही एक होगा। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों x और y क्या होगा। तो देखो x y हम लोग बराबर निकाले हैं, जैसा x रहेगा वैसे y भी रहेगा। तो बराबर कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला में दिख रहा है। इसमें -1 + 1 है, अगर x = -y रहता तब ये वाला ऑप्शन होता, बट यहाँ पे क्या है, x = y है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अगर इसके बेस पे निकाले तो। बट हमको बोला क्या, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर बोला है। तो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, मतलब इस टाइप से नॉर्मलाइज कर देंगे। ठीक है, 1/, यहाँ पे आइगन वेक्टर रहेगा। ठीक है, 1 1 0, यहाँ पे क्या रहता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर कर देंगे, प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर कर देंगे, और इस टिप से 1/√, करके इसको लिखते हैं। ठीक है, आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े होगे नॉर्मलाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो बस वही है। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर लिखने का मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम रहेगा ये जो लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और ये जो 1 1 0 रहेगा ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर बोला है इसलिए ये 1/√2 वाला चीज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी किसमें का है, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। लीजेंड्रे से भी
सेम इसी टाइप का ही क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है, जिसको मैं सॉल्व करा चुका हूँ। आप लोग चाहो तो वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट बना होगा, 2019 के लिए अलग बना दिया हूँ, 2018 के लिए अलग बना दिया हूँ, 2017 का बना रहा हूँ वीडियो, तो 2017 के लिए फिर अलग बना दूंगा। तो देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ Pnx इज द लीजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n देन 3x² + 3x + 1 इज इक्वल टू, ठीक है। Pnx क्या है, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है, जो कि हमको पता है। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, Pn से दर्शाते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि 3x² + 3x + 1 का जो वैल्यू होगा वो इन टर्म में क्या होगा, मतलब लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म में क्या वैल्यू होगा। तो एकदम इजी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का वैल्यू याद करना पड़ेगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि लीजेंड्रे, हर्माइट, बेसल और लैगुरे चारों का आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। साथ में अगर कोशिश आपको याद करने का मतलब क्षमता ज़्यादा है तो आप एसोसिएट लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का भी वैल्यू याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नहीं याद कर सकते एसोसिएट का तो उसका जो रोड्रिगस फार्मूला होता है उसको याद कर सकते हो, उससे फिर आप लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे, 3x² + 3x + 1 दिया हुआ है, तो एकदम इजी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो P0x का वैल्यू क्या होता है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का, तो इसका वैल्यू होता है 1। P1x का क्या होता है x, P2x का क्या होता है 3x² - 1/2। अभी हमको यहीं तक जरूरत है क्योंकि यहाँ पे x² का वैल्यू अधिकतम घात है, जो कि यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो बस इतना ही तक लिखते हैं। यदि मान लो x³ रहता तो फिर P3x भी निकालना पड़ता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 5x³ - 3x/2। और मान लो x4 रहता, उस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें x4 रहता तो P4x भी निकालना पड़ता, उसका वैल्यू भी लिखना पड़ता। बट अभी हमको सिर्फ 3 जगह में 3 वैल्यू में काम चल जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x² का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। x² बराबर क्या हो जाएगा, 2 को मैं इधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा 2P2x + 1 को इधर लाऊंगा, ठीक है। तो +1 की जगह में मैं 1 ना लिख के क्या लिख देता हूँ, P0x लिख देता हूँ, समझ में आया। और अपॉन में मैं क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने 3 का मल्टीप्लाई था ना, तो 3 इसके बटा में हो जाएगा। x² का वैल्यू निकल गया, सीधा सीधा इक्वेशन में रख दो, क्या हो जाएगा 3x² + 3x + 1 इक्वल टू क्या होगा 3। x² का वैल्यू अभी भी निकाले हैं, क्या आएगा 2P2x + P0x, और बटा में क्या था 3 था, जो कि इसे कट जाएगा, बट लिख देते हैं चलो। उसके बाद क्या है 3x, x का वैल्यू हमको पता है क्या होता है P1x + 1 का वैल्यू P0x, बस रख दो। 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2P2x, ठीक है। उसके बाद P1 वाले को लिख लेते हैं 3P1x। उसके बाद P0, तो यहाँ पे P0 है, यहाँ पे P0 है, तो क्या हो जाएगा 2P0x। तो देख लो इसको शॉर्ट टर्म में कैसे लिख सकते हो, P2 + 3P1 + 2P0। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, देखो इसमें 2 टर्म है, नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। 2P2 + 3P1 + 2P0, तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको ये वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है, चारों के लिए याद करना पड़ेगा। हर्माइट वगैरह के लिए भी क्वेश्चन पूछता है, बट जनरली लीजेंड्रे के लिए क्वेश्चन ज़्यादा देखा गया है, तो ये तो याद होना ही चाहिए। इसके लिए आप चाहो तो 5 तक याद कर सकते हो, P5 तक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हर्माइट के लिए P4 तक कर लेना, बेसल के लिए P3 P4 तक कर लेना। खैर बेसल में नहीं होता शायद ये वैल्यू, ठीक है, होता है उसमें भी होता है, उसमें भी याद करना पड़ेगा, और लैगुरे के लिए भी करना पड़ेगा। तो इस टिप से एक क्वेश्चन बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख दिया हूँ, क्या बोला है, ये वेक्टर एनालिसिस वाले चैप्टर से है, ठीक है। कौन सा टॉपिक का है, तो डाइवर्जेंस वाले टॉपिक का है। क्या बोल रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, कोई एक वेक्टर फील्ड दिया है F, क्या दिया है R वेक्टर अपॉन में R², और बोल रहा है कि उसका डाइवर्जेंस क्या होगा। तो इसके लिए भी फार्मूला होता है, कोई भी वेक्टर दिया रहेगा उसके लिए डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल तीनों निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, ठीक है। तो वो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, छोटा छोटा फार्मूला है। क्या होता है, मैं यहाँ पे डाइवर्जेंस का बताता हूँ, फिर बाकी तीनों को ही बता दूँ, बाकी दोनों को ही बता दूंगा, ठीक है। तो क्या बोला, डाइवर्जेंस निकालना है। मैं तीनों में उस दिन अंतर बताया था, 2018 वाला जब क्वेश्चन करा रहा था। तो क्या होता है, ग्रेडियंट कब कहलाएगा, जब डेल का सिर्फ वेक्टर के साथ, जैसे ये वेक्टर हो गया, ठीक है, तो अगर इस टिप से मल्टीप्लाई है, मतलब बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, तो वो ग्रेडियंट कहलाएगा। ये दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो वो क्या कहलाएगा,
डाइवर्जेंस कहलाएगा। यदि दोनों के बीच में यदि क्रॉस है तो वो क्या कहलाएगा, कर्ल कहलाएगा। तो अभी हमको यहाँ पे डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस कोई भी अगर वेक्टर का हम लोग निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, मैं लिखा देता हूँ। क्या होगा फार्मूला, जैसे समझो मान लो यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, ठीक है, आर। तो आर वेक्टर मतलब ये आर क्या होगा, आर एक कोई वैल्यू है, मतलब आर की पावर एन ऐसे लिख लो। उसके साथ में आर कैप ये रहेगा, ठीक है। जब भी हम लोग आर की पावर एन का डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं उसके पीछे में आर कैप होना ही चाहिए, ठीक। अगर इस टिप से है उसका डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है n+2। यहाँ पे जो घात रहेगा उसका 2 बढ़ जाएगा, n+2, और साथ में क्या होगा, जो r की घात रहेगा वो n-1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है डाइवर्जेंस निकालने का। इसको इस टिप से समझ लो, जैसे हम लोग अवकलन करते हैं ना, तो d/dx लिखते हैं, d/dx r की पावर n, इस टिप से तो क्या हो जाता है, n सामने आ जाता है और r n-1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे n न होकर क्या है, वो n+2 है, बाकी ये r n-1 है। तो इसी टिप से फार्मूला है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। और साथ में यहाँ पे d/dx जगह में मैं क्या लिख दूंगा, डेल लिख दूंगा। साथ में यहाँ पे r कैप रहेगा और यहाँ पे डॉट रहेगा। तो इस टिप से ये फार्मूला बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, अब इसको ये हमको f के रूप में ये दिया हुआ है, तो इसको हमको इस टिप से बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं, देखो f वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, r वेक्टर प्लस अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले r कैप के रूप में बनाना है। r कैप एक्चुअली में होता क्या है, तो r कैप को मैं कैसे लिख सकता हूँ, r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r, इस टाइप से लिख सकते हैं। मॉड ऑफ r का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये, या फिर ऊपर मत ले जाओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हमको चाहिए क्या यहाँ पे r वेक्टर, तो r वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से r वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा, ये r कैप का मान है ना, r कैप इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r। तो यहाँ से मैं r वेक्टर का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, r इंटू r कैप। समझ में आया, मतलब r वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, सीधा सीधा वहाँ पे पुट करा दो, क्या हो जाएगा r इंटू r कैप, और बट्टा में क्या था, r स्क्वायर था। r स्क्वायर का मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1-2 हो जाएगा, और ये r कैप तो है ही, मतलब ये r-1 r कैप। मतलब f वेक्टर को मैं कैसे कन्वर्ट कर लिया, r-1 r कैप। तो r कैप के चाहिए रूप में हमको चाहिए था, और प्लस n घात के n में भी चाहिए था, तो n बराबर क्या हो गया, -1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब देखो चूंकि यहाँ पे मैं फार्मूला में पुट कराता हूँ r-1 r कैप, तो बताओ क्या हो जाएगा, n के जगह में क्या है, -1 है, तो -1 + 2 ये हो जाएगा r। n का मान क्या था, -1 था, तो -1 इंटू माइनस मतलब -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और r की घात -2, मतलब 1/r स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आया, 1/r स्क्वायर। कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टिप से ये क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्या करना पड़ेगा, ये लो फार्मूला याद करना पड़ेगा, साथ में जो हमको दिया हुआ है वेक्टर उसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए r कैप बराबर क्या होता है, r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r। ये मॉड ऑफ r कैसे लिख सकते हो, या r भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर नहीं भेजना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो r कैप। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए r कैप अपॉन में r स्क्वायर था, उसको ऊपर भेजे तो -1 हो गया, उसको यहाँ पे पुट करा दिए, तो फिर इस टिप से ये सॉल्व हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1/r स्क्वायर। तो इस टिप से कर सकते हो। तो ये तो डाइवर्जेंस का हो गया। मैं ग्रेडियंट का भी लिखा देता हूँ। ग्रेडियंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे ग्रेडियंट है r की पावर n, ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट निकालना है। ध्यान रखना इसके आगे में कुछ नहीं रहेगा, जैसे इसमें r कैप था ना, तो इसमें कुछ नहीं रहता। तो इसके लिए अगर ग्रेडियंट निकाल रहे हैं r की पावर n के लिए, तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1 और r की पावर n। एक मिनट रुक जा, देख लेता हूँ इसको मैं।
तीनों को लिखा देता हूँ मैं, इसको लिखा हुआ हूँ मैं। यहाँ पे तो देखो क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से नहीं होगा। ये देखो ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो r की पावर n, यहाँ तक तो सही था। अब क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन उसमें होता है डिफरेंस, ये करते हैं ना d/dx, r की पावर n, जैसे इसके लिए बताया था वैसे सेम इसके लिए भी बताओ। तो n r(n-1), बस सेम यही चीज़ यहाँ पे करना है। जैसे डिफरेंशियल करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। r की पावर n है तो n बाहर आ जाएगा प्लस r की पावर n-1, तो ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन इतना ही नहीं होता, साथ में लास्ट में r कैप लिखना पड़ता है। जैसे इसमें यहाँ पे लिख रहे थे r कैप, और ग्रेडियंट निकालेंगे तो लास्ट में r कैप लिखना पड़ता है। बाकी इसके लिए n r(n-1) जैसे हम लोग अवकलन करते हैं उस टाइम लिखते हैं, सेम वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा। बट वहाँ पे क्या था, यहाँ पे r कैप लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे n+2 था और उधर कुछ नहीं लिखना था। तो ये हो गया ग्रेडियंट के लिए। कर्ल के लिए क्या होता है, तो कर्ल के लिए बता देता हूँ मैं। जैसे कि कर्ल इस टाइप से रहेगा, है ना, क्रॉस रहेगा, और यहाँ पे रहेगा r⁴n r कैप यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसका वैल्यू सीधा सीधा हो जाता है 0। मतलब कोई भी अगर r की पावर n है या कोई भी अगर वेक्टर है उसका कर्ल निकाल रहे हैं तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इस फॉर्म में होना चाहिए ना, डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं। इस फॉर्म में अगर आएगा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूसरा चीज़, एक सवाल यहाँ पे एक और पैदा होता है, जैसे कि एडिशनल जानकारी है, इसको जान लो। जैसे मान लो यहाँ पे r की पावर -1 था तो ये निकल गया। यदि मान लो r की पावर -2 रहे, ठीक है, r की पावर -2 रहे और उसका r कैप निकालें, मतलब पीछे में r कैप रहे और उसका डाइवर्जेंस निकालें, तब क्या होगा, ऐसे पूछोगे तो यहाँ पे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि r की घात -2 है तो -2 और +2 करूँगा तो सीधा सीधा 0 वैल्यू हो जाना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। अगर इस टाइप से कंडीशन है तो इसमें एक कंडीशन ये बनेगा कि यदि r की घात -2 है, मतलब n का मान जो है -2 है, उस कंडीशन में जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है अपना डेल्टा के फॉर्म में। मतलब उसका फार्मूला हो जाएगा 4π∇³ r वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा अगर r की पावर -2 है तब। तो टोटल 4 फार्मूला हो गए। फर्स्ट ये वाला याद कर लो, लाइन से मैं याद करा देता हूँ। ये वाला ग्रेडियंट के लिए है, तो नॉर्मल जो अवकलन में करते हैं सेम वैसे हो जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, r कैप आएगा। फर्स्ट ग्रेडियंट के लिए याद हो गया। सेकंड डाइवर्जेंस के लिए तो r की पावर n, साथ में r कैप करना पड़ेगा, तो n+2 r(n-1). इसमें एक कंडीशन होता है कि यदि n का मान -2 हो गया तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में फिर ये अपना डिराक डेल्टा में चला जाता है 4π∇³ r वेक्टर। समझ में आया। और लास्ट में फिर कर्ल वाला, तो कोई भी अगर कर्ल निकालना है तो r की पावर n × r कैप रहेगा, तो सीधा सीधा इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, फिर जो भी क्वेश्चन देगा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, अब लिखने के बजाय स्क्रीन पे ही शो करा देता हूँ, क्योंकि इधर का क्वेश्चन क्या है थोड़ा बड़ा है, तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा मैं स्क्रीन पे शो करा देता हूँ। वीडियो को चाहो तो आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना यदि दिख नहीं रहा होगा तो, बाकी मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या है। मेरा यहाँ पे पेपर है, उसमें मैं लिखा हुआ हूँ क्या है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिलेटेड विथ फाइनाइट डिफरेंस मेथड। जहाँ ब्रैकेट में क्या दिए, k इज़ कॉन्स्टेंट, ई जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और डेल जो है फॉरवर्ड डिफरेंस, और अगेन डेल जो है बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो ये टॉपिक से भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। एक 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें भी इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ हूँ, तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। और यहाँ पे देखो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके दिया हुआ है, मैच कराना है कौन सा किस में मैच होगा। तो इसके लिए 1-2 भी ऑप्शन आपको अगर मैच हो जाता है ना, तो एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। मतलब 1-2 भी पता होगा तो पूरा क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो मैं करा के दिखाता हूँ। जैसे अपन को जो बेसिक फार्मूला है उसको पहले लिख देते हैं। क्या होता है, डेल इक्वल टू, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है, ठीक है। डेल इक्वल टू E-1, ये होता है, हमको पहले ही पता है, मैं इसको बताया भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, तो ई के रूप में तो कोई दिया नहीं है राइट हैंड साइड में, लिस्ट 2 में कहाँ कोई दिया है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ई इक्वल टू
1 को मैं इधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो तो सी को मैच करो, सी में ई दिया हुआ है और राइट में 1 प्लस डेल, मतलब सी का चौथा देखो, सी का मतलब वहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, सी का लिस्ट 1 में सी देखो और इसमें 4th वाला देखो, मैच कर रहा है क्या ये वाला रिलेशन, ई इक्वल टू 1 प्लस डेल। तो सी का चौथा हो जाएगा सीधा सीधा। ऑप्शन में चेक करो सी का चौथा किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बी और सी में तो है नहीं। तो बी और सी तो ऐसे ही खत्म हो गया, बी और सी तो होने से रहा। तो देखो आपको एक रिलेशन बस पता है, उसके आधार पर दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो यदि आपको और आगे पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में ही तुक्का लगा के सीधा आगे बढ़ सकते हो, चांस बढ़ जाएगा, 50-50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो, मतलब कुछ अगर पता है ना तो भी बन जाता है। लेकिन अभी हमको तो पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करो, ये तो पता चल गया ए और डी में होने हैं। उसके बाद लिस्ट 1 में ए और बी को देखो क्या दिया है, डेल के और ई के। तो यदि डेल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी बाद में लिखा दूंगा। क्या होता है, यदि डेल के साथ फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूं, के का कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो उसका वैल्यू सीधा सीधा हो जाता है 0, ये प्रॉपर्टी होता है। लेकिन यदि ई जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसके साथ में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूं तो उसका जो वैल्यू हो जाता है के, मतलब जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे वही कांस्टेंट आ जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टी होता है। डेल के साथ करेंगे तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा और इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट रहेगा वो वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो देखो ए का लिस्ट 2 में फर्स्ट वाला ही मैच कर रहा है, मतलब ए का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और ई के सेकंड ही मैच कर रहे हैं तो बी का क्या हो जाएगा, सेकंड। और हमको पहले से पता था सी का कौन सा आएगा, चौथा आएगा। तो एक बच गया ए बी सी डी, कौन सा बच गया, थर्ड वाला। ठीक है, तो कोई ऑप्शन देखो मैच कर रहा है क्या, ए का पहला ही ऑप्शन नंबर ए देखो, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और 3 का फोर्थ, डी का थर्ड। तो ये इस टिप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, मैं प्रॉपर्टीज़ को बाद में लिखा दूंगा अच्छे से, या फिर क्या करता हूँ स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, वहाँ पे दोनों को प्रॉपर्टी आप लोग याद कर लेना। तो ये क्वेश्चन हो गया आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्योंकि इसके लिखने में टाइम जाएगा और बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैच, इसे भी क्या दिया है, मैच कराने वाला ही दिया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो क्या दिया है, लिस्ट 1 में कैली हैमिल्टन थ्योरम, रुंगे-कुट्टा मेथड, ट्रेपेजोइडल मेथड और गॉस सीडल मेथड। और लिस्ट 2 में इधर दिया है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इसको मैच कराना है कि कौन कौन सा जो इधर मेथड है वो किस में यूज़ होता है। तो इसके लिए भी आपको याद करना पड़ेगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उसमें हम लोग 3 मेथड पढ़ते हैं। एक्चुअली में 4 मेथड है बट हम लोग मुख्यतः 3 मेथड ही पढ़ते हैं, एक सीडल वाला को छोड़ देते हैं। तो 3 कौन कौन सा था, ट्रेपेजोइडल रूल था। ठीक है, इसको याद करने की कोशिश करो यहीं पे, ट्रेपेजोइडल रूल, ये इंटीग्रेशन के लिए है। इंटीग्रेशन हम लोग ये फार्मूला में इंटीग्रेशन करके निकालते हैं ना, इधर एफ एक्स करके वैल्यू दिया रहता है, उसमें इंटीग्रेशन रहता है, लिमिट रहता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, साथ में स्टेप साइज निकालते हैं, एच का वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन, एन जो है इंटरवल रहता है। ठीक है, उसके बाद उसका फार्मूला निकालते हैं h/2 ब्रैकेट में y0 प्लस y1, इस टाइप से करके फार्मूला निकालते हैं। तो वो इंटीग्रेशन वाला रहता है। सेकेंड में इसी में पढ़ते हैं सिम्पसन रूल। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ते हैं और साथ में सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, और एक सीडल करके भी होता है, सीडल रूल, बट वो उसका बहुत ही बड़ा फार्मूला है, वो क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता और तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। तो 3 ही हमको याद करना है, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8। ये किसके लिए है, इंटीग्रेशन के लिए है। तो ये याद हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करो कहीं पे दिया है क्या, ट्रेपेजोइडल दिया है इस साइड में सी में लिस्ट 1 में, और इधर कहाँ पे दिया है, चौथा देखो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो सी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। कोई ऑप्शन में दिया है क्या सी का चौथा, तो 3 जगह दिया हुआ है, ए में भी दिया है, बी में भी दिया है, डी में भी दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, उसको कैंसिल करो। ए और बी, सी में, ए बी और डी में से ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये तो हो गया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का।
साथ में क्या करते हैं आगे और बताता हूँ, इसको बिठा देते हैं पहले थोड़ा सा। तो देखो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने का अगेन 2 मेथड होता है, ठीक है, याद भी करते जाना, साथ में मैं लिखा भी देता हूँ। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने का 2 मेथड, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसको सॉल्व करने का 2 मेथड कौन कौन सा। सबसे पहला होता है यूलर मेथड, यह आपके सिलेबस में है, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा क्या होता है। सेकंड होता है रुंगे-कुत्ता मेथड, ठीक है, अब जो भी प्रोनाउंस करो देख लो, मैं रुंगे-कुट्टा पढ़ता हूँ, तो रुंगे-कुट्टा मेथड, इससे हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स के होता है, एक होता है सेकंड ऑर्डर के लिए और एक होता है फोर्थ ऑर्डर के लिए। फोर्थ ऑर्डर थोड़ा बड़ा पड़ता है और सेकंड ऑर्डर थोड़ा छोटा फार्मूला होता है। तो देख लो, ऑप्शन मैच करो, कोई दिया है क्या। सेकंड लिस्ट 1 में बी दिया है रुंगे-कुत्ता मेथड, और लिस्ट 2 में कहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड वाला देखो, सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो बी का तीसरा कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बस में दिया हुआ है बी का तीसरा, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये इस टिप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और देख लेते हैं, थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम तो पता ही है, कैली हैमिल्टन थ्योरम कहाँ पे यूज़ होता है, मैट्रिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। यदि आपको ये सब नहीं पता होता तो भी आप लोग ये तो पता ही होगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स में यूज़ होता है। तो वहाँ से सीधा सीधा निकल जाता है ए का पहला, तो उस कंडीशन में भी 2 ऑप्शन तो कट जाते हैं, सी और डी, ठीक है। तो ए और बी में से एक ऑप्शन होता, अगर ये सब नहीं पता रहता तब की बात है, बट हमको तो याद करना पड़ेगा। साथ में एक बच गया गॉस सीडल रूल, तो इसके लिए इसको सॉल्व किस में करते हैं, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में इसको सॉल्व करते हैं, गॉस सीडल रूल को, ठीक है। तो ये याद कर सकते हो। खैर जो गॉस सीडल रूल है ना, ये इसका क्वेश्चन नहीं आता है, तो उतना मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके बगैर भी बन जाएगा क्वेश्चन, हमको नहीं पता रहेगा तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस टिप से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये कब आया हुआ है, 2017 पेपर 2 में, सीजी सेट 2017 पेपर 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टिप से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसी में ही, इसी पेपर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट मतलब मैच करने वाला। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये किस पे है, ये भी अगेन न्यूमेरिकल एनालिसिस पे है। सोच न्यूमेरिकल एनालिसिस से कितना सारा क्वेश्चन पूछता है। कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेट में, जैसे कि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, और इस टिप से जो टॉपिक है ना, लाप्लास हो गया, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी नेट में तो बहुत अदर टॉपिक भी हैं, तो सेट में लिमिटेड रहता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट इज ए आर्क, ठीक है, इसमें सही जो कथन है उसको बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर मतलब जो ये दिया है स्टेटमेंट ए दिया है, क्या बोला है, द एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एच कट स्क्वायर, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल में क्या बोल रहा है, अच्छा मैं एरर वाला चीज़ नहीं बताया हूँ ना, फार्मूला बता दिया हूँ, एरर नहीं बताया था, तो अभी बता देता हूँ क्या होता है। एक ट्रेपेजॉइडल के लिए हो गया, एक हो गया सिम्पसन 1/3 के लिए हो गया, और एक होता है सिम्पसन 3/8 के लिए, ठीक है। इसके लिए जो एरर होता है वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो ट्रेपेजॉइडल के लिए ना एच स्क्वायर होता है, ठीक है, मतलब एच का स्क्वायर का ऑर्डर का रहेगा तो वो एरर ट्रेपेजॉइडल के लिए हो जाएगा। इसमें क्या होता है h⁴ रहता है, इसके लिए क्या रहेगा h⁵ रहेगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, h² h4 h5, ठीक है। और जो पॉलिनोमियल ऑर्डर करके भी क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में, उसमें बताया था क्या होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन मैं कराया चुका हूँ, 2018 में आया हुआ था, तो उसको आप देख सकते हो। अभी हमको इससे मतलब रखना है क्या होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा, द एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एच कट स्क्वायर, सही है। उसके बाद बी ऑप्शन, बी में क्या दिया है, बी स्टेटमेंट में द एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एच क्यूब। तो देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, या तो ए होगा या तो बी होगा। हमको पता है ए में h² सही होता है, मतलब ट्रेपेजॉइडल के लिए, तो अब ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में इसमें चेक करो, करेक्ट जो ऑप्शन दिया है उसमें
फर्स्ट में क्या दिया है, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन हो सकता है। एक मिनट होल्ड करो इसको। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ओनली ए इज़ करेक्ट, ये भी हो सकता है, ठीक है, इसका भी होल्ड करते हैं। सी पढ़ो, बोथ बी एंड डी आर करेक्ट, तो बी तो सही है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। उसके बाद डी क्या बोल रहे हैं, ओनली डी इज़ करेक्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको ये पता है कि ए तो सही होगा ही, ठीक है, तो सी और डी तो खत्म हो गया। देखो एक चीज़ बस पता रहेगा, ये बस पता रहेगा ट्रेपोजेडर के लिए, तो 2 ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, सी को देखो, द एरर इन सिम्पसन 1/3 रूल इज़ ऑफ ऑर्डर एच, हाँ तो ये सही हो जाएगा। सिम्पसन 1/3 के लिए क्या बोल रहा है, एच कट पावर 4 बोल रहा है, तो सही हो गया, सी भी सही हो गया। पांचवा क्या बोल रहा है, ये H5 बोल रहा है, ठीक है, तो ये अगेन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सी या डी दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकता। तो ऊपर में ए और बी में से ए सही हो गया, सी और डी में से क्या सही हो गया, सी सही हो गया। तो ए और सी मतलब ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, तो इस टिप से ये क्वेश्चन बनेगा। तो 8वां जो ये क्वेश्चन दिया है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस टिप से क्वेश्चन बनेगा। मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे, या फिर मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट टॉपिक को पढ़ाऊँगा, उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, और बाकी यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसका थ्योरी भी करा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भी क्या बोल रहे हैं, अगेन लिस्ट वाला ही दे दिया है, सेम रिपीट कर दिया है क्या, अच्छा नहीं रिपीट नहीं किया है, इसमें कैली हैमिल्टन वगैरह दिया था, ठीक है, मतलब टाइप वैसी है, सेम वही क्वेश्चन दिया है, बट इसमें पॉइंट को अलग अलग कर दिया है। बाकी करना वही चीज़ है कि मैच करना है किस में क्या होता है। तो देखो इसमें लिस्ट 1 में क्या दिया, न्यूटन रैप्सन मेथड, रुंगे-कुट्टा मेथड, सिम्पसन रूल, गॉस एलिमिनेशन, और लिस्ट 2 में फिर अगेन उसका टाइप्स दिया है कि कौन कौन सा सॉल्व करते हैं किस किस मेथड के लिए। तो मैं अभी बता चुका हूँ, सिम्पसन रूल के लिए कौन से करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला, कहीं पे दिया है क्या, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन दिया है, सी का चौथा हो जाएगा, चौथा में दिख रहा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सी का चौथा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ए बी और डी में, तो सी ऑप्शन नहीं होगा, खत्म हो गया एक चीज़। तो उसके बाद रुंगे-कुट्टा मेथड अभी बताया, रुंगे-कुट्टा मेथड के लिए क्या करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो बी का हो जाएगा तीसरा, ठीक है, तीसरा में दिया है ना, सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बी का तीसरा, तो अगेन इसमें भी 9 का ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना, 2 चीज़ पता है तो हमको पूरा ऑप्शन पूरा मिल गया कौन सा सही होगा। साथ में और देख लेते हैं, एक क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, तो जो न्यूटन रैप्सन मेथड होता है उसके लिए हम लोग कौन सॉल्व करते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मतलब देखो इसमें सिर्फ न्यूटन रैप्सन नहीं आता, इसमें अपना बाइसेक्शन मेथड भी आता है, बाइसेक्शन मेथड, साथ में रेगुला फाल्सी जिसको फाल्स पोजीशन भी बोलते हैं, साथ में तीसरा में है न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन, ठीक है, और एक और मेथड होता है सेकंड मेथड करके, सेकंड मेथड। ये चारों का यूज़ हम लोग किसमें करते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए चारों का यूज़ करते हैं, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन रैप्सन, सेकंड मेथड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन रैप्सन है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, जो कि हमको पता चली गया है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, और एक बच गया गॉस एलिमिनेशन, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, डी का दूसरा, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये आप चाहो तो याद कर सकते हो। गॉस एलिमिनेशन मैं बता दूंगा क्या होता है, उसमें मैट्रिक्स वाले फॉर्म से थोड़ा सा बनाना पड़ता है इसको, इससे भी क्वेश्चन आते हैं गॉस एलिमिनेशन से, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो 9 का कौन सा ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पेपर 2 में जो है मैथमेटिकल फिजिक्स से इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था। अब पेपर 3 देख लेंगे, पेपर 3 में भी जो क्वेश्चन आया हुआ है मैथमेटिकल फिजिक्स में उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया, किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, नंबर मैं बता दिया हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर, या फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9617785311। व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, बता देना यूट्यूब से हो करके, और फिर वहाँ पे कुछ डाउट रहेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, मेरे से जितना बनेगा मैं बता सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट
वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।